नमस्कार, सीएमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व इस नीति के अभिन्न अंग हैं? नैतिकता, पर्यावरण, रोजगार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या फिर दक्षता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। बायो E3 को जैव विनिर्माण को बढ़ाने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ईंधन योजक जैसे जैव आधारित उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली को प्राप्त करने जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। 2. इसका मुख्यालय तेहरान में स्थित है। 3. ओपेक देश विश्व के 90% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्तमान में संगठन के कुल 12 सदस्य देश हैं: अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता वापस ले ली। ओपेक देश विश्व के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों का गठन करने का अधिकार दिया है। 2. यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 235 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 के तहत जारी किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या आयोग का गठन करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए हैं। अतः कथन 1 सही है। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 239 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 के तहत जारी किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, NM-370 बुरेविस्निक परमाणु मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मिसाइल सतह के समानांतर 50 से 100 मीटर के बीच उड़ान भर सकती है। 2. इसका निर्माण परमाणु हथियारों को ले जाने एवं हमला करने के लिए किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हालिया खबरों के अनुसार 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रूस की NM-370 बुरेविस्निक परमाणु मिसाइल की तैनाती का पता लगाया है। इन शोधकर्ताओं ने प्लैनेट लैब्स से प्राप्त उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए परमाणु हथियार भंडारण गृह सुविधा के निकट निर्माण परियोजना की पहचान की है। यह निर्माण परियोजना वोलोगदा
20 और चेप सारा दोनों नामों से जानी जाती है, जो मॉस्को से लगभग 475 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अब जान लेते हैं NM-370 बुरेविस्टनिक परमाणु मिसाइल के बारे में। यह एक क्रूज मिसाइल है जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर है। इसका आकार लगभग 1 से 1.5 मीटर है। यह मिसाइल सतह के समानांतर 50 से 100 मीटर के बीच उड़ान भर सकती है, अतः कथन 1 सही है। यह मिसाइल अप्रत्याशित रूप से अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल में ऊर्जा के रूप में परमाणु ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस मिसाइल को एक छोटे ठोस ईंधन वाले रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसका निर्माण परमाणु हथियारों को ले जाने एवं हमला करने के लिए किया गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नासा और स्पेसएक्स ने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। 2. इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन के लिए संभावनाओं को तलाशना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हालिया खबरों के अनुसार नासा और स्पेसएक्स ने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, अतः कथन 1 सही है। इस मिशन को 10 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 हैवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इस मिशन को बृहस्पति के चंद्रमा के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन के लिए संभावनाओं को तलाशना है, अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय श्रम सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक त्रिपक्षीय परामर्शदात्री समिति है। 2. यह देश के श्रमिक वर्ग से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है और इसकी पहली बैठक वर्ष 1919 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारतीय श्रम सम्मेलन श्रम और रोजगार मंत्रालय में शीर्ष स्तर की एक त्रिपक्षीय परामर्शदात्री समिति है, अतः कथन 1 सही है। इसमें शामिल है केंद्रीय व्यवसाय संघ संगठन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकारी प्रतिनिधि श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभाग शामिल हैं। यह देश के श्रमिक वर्ग से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। भारतीय श्रम सम्मेलन की पहली बैठक वर्ष 1942 में हुई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 2. भारत की आजादी से पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति वर्ष 1952 से 62 और बाद में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति वर्ष 1962 से 67 बने, अतः कथन 1 सही है। दार्शनिक क्षेत्र में व्यापक रूप से उन्हें भारत और पश्चिम के बीच एक सेतु निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म का बचाव उस अज्ञानी पश्चिमी आलोचना के विरुद्ध किया जिससे वैश्विक स्तर पर धर्म की अधिक सूक्ष्म समझ स्थापित करने में मदद मिली। वर्ष 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 1931 में उनकी उल्लेखनीय शिक्षा के लिए उन्हें ब्रिटेन के पूर्व राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और स्थानिक एवं लुप्त प्राय नीलगिरी तहर के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है। 2. वन्यजीव संरक्षण के लिए 1877 में नीलगिरी खेल एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके बाद वर्ष 1879 में नीलगिरी खेल और मछली संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सही हैं। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और स्थानिक तथा लुप्त प्राय नीलगिरी तहर के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है। अतः कथन एक सही है। वन्यजीव संरक्षण को संबोधित करने के लिए वर्ष 1877 में नीलगिरी गेम एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1879 में मद्रास सरकार द्वारा नीलगिरी गेम और मछली संरक्षण अधिनियम 1879 पारित किया गया। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न, जाइक्लोन बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जाइक्लोन बी का सबसे पहले 1920 के दशक में जर्मनी में कीटनाशक और कृंतकनाशक के रूप में विकसित किया गया था। दो, इसे नीले रंग के छर्रों के रूप में उत्पादित किया गया था जो वायु के संपर्क में आने पर बेहद जहरीली गैस में बदल जाते थे। तीन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जाइक्लोन बी का रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। जाइक्लोन बी हाइड्रोजन साइनाइड का व्यावसायिक नाम है। इसे जर्मनी में वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में कीटनाशक और कृंतकनाशक के रूप में विकसित किया गया था। अतः कथन एक सही है। इसे नीले रंग के छर्रों के रूप में उत्पादित किया गया था जो वायु के संपर्क में आने पर बेहद जहरीली गैस में बदल जाते थे। अतः कथन दो सही है। इस वातावरण में सांस लेने से लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान अवरुद्ध हुआ और कोशिकीय श्वसन बाधित हो गया, जिससे पीड़ितों के आंतरिक दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हुई। जाइक्लोन बी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुख्यात हो गया था। वर्ष 1916 में फ्रांस और वर्ष 1918 में इटली एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया था। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, बृहत क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बृहत क्षरण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टान, मिट्टी और मलबे की ढलान की ओर गति है। दो, हिमस्खलन को बृहत क्षरण का उदाहरण नहीं माना जाता है और यह पर्वतीय तथा हिम नदीय दोनों क्षेत्रों में हो सकता है। तीन, भारत का लगभग 5% भू क्षेत्र भूस्खलन प्रवण है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो और तीन। बृहत क्षरण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टान, मिट्टी और मलबे की ढलान की ओर गति है। अतः कथन एक सही है। हिमस्खलन बृहत क्षरण का एक उदाहरण है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के तहत चट्टान या बर्फ का अचानक वृहत चलन है। यह पहाड़ी और हिमनद दोनों क्षेत्रों में हो सकता है। अतः कथन दो सही नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग 12.6% भूभाग भूस्खलन से ग्रस्त है, जो लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अंतिम प्रश्न, तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। दो, नदी बेसिन का अधिकांश भाग बांग्लादेश में स्थित है। तीन, ज़ेमछू और रंगीत नदियां तीस्ता नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। तीस्ता नदी यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अतः कथन एक सही नहीं है। नदी बेसिन का बड़ा हिस्सा भारत में है और इसका केवल 17% हिस्सा बांग्लादेश में है। अतः कथन दो सही नहीं है। ज़ेमुछू और रंगीत नदी तीस्ता नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां हैं। अतः कथन तीन सही है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा ना अंका दुर्भिक्षीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वर्ष 1876 का महान भारतीय अकाल, वर्ष 1943 का बंगाल अकाल, वर्ष 1866 का उड़ीसा अकाल, या फिर वर्ष 1896 का छोटा नागपुर अकाल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।